Good evening, everyone, ladies and gentlemen. सभी को नमस्कार. प्रैक्टिस बैच जल्दी ही आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट. ये एक कॉम्प्रीहेंसिव बैच है. ये कॉम्प्रीहेंसिव बैच है, इसके अंदर हम सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अभिषेक, डोंट वरी. गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैं अभी 10 मिनट वेट ही कर रहा था, गले में काफ़ी प्रॉब्लम है. हेलो एवरीवन, हेलो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओ माय गॉड. थोड़ा सा गर्म पानी पिलाएंगे सर प्लीज. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो मुझे लगता है कि काफ़ी मोहब्बत हो गई है. अब थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने के काम को शुरू करते हैं. सर ज़रा पेश करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आज हम ईडियम की बात करेंगे. और ईडियम के अंदर ये जो हम कैटेगरीज बांटते हैं, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ईडियम्स की अपनी कैटेगरीज होती हैं. और इन कैटेगरीज को अगर हम समझने का प्रयास करें, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं. जैसे ईडियम्स हो सकती हैं कलर्स पर, ईडियम हो सकते हैं एनिमल पर, ईडियम हो सकते हैं चिल्ड्रन पर, ईडियम हो सकते हैं किसी कैरेक्टर पर. आज का जो ईडियम हो सकता है लव पर. आज का जो ईडियम का कलेक्शन है हमारा वो है डेथ पर. ठीक है जी. तो आओ थोड़ा डेथ से रिलेटेड कुछ ईडियम्स पर काम करते हैं. हमारे सामने ये जो बात कही गई है, हम अगर इस ईडियम की बात करना चाहें तो दोस्तों बड़े प्यारे हैं ये छोटे छोटे ईडियम्स. सबसे पहले जो हमारे सामने लिखा है फुल फैथम 5, तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए पहले इस शब्द पर मैं काम कर लेता हूं. फैथम बेसिकली एक यूनिट है लेडीज एंड जेंटलमैन. फैथम बेसिकली एक यूनिट है जो पानी की गहराई को मेजर करने के लिए यूज होता है. तो जब फुल के साथ कह दिया और फैथम मींस डेप्थ, अगर हम कहने की कोशिश करें तो जब किसी इंसान को पूरी तरीके से समुद्र में, इंसान किसी वस्तु को जब गहराई में छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब लॉस्ट डीप इन द सी. जब टाइटैनिक डूबा था तो उसके लिए कहा गया था ये छोटा सा ईडियम. ठीक है बच्चों. एक अगली ईडियम हमारे सामने आती किक द बकेट. अभी रिसेंट एक एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है किक द बकेट. इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना. अगली ईडियम जरा पेश की जाएगी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ओवर माय डेड बॉडी. आप इसे हिंदी में अधिकतर बोलते हैं और हिंदी में अक्सर इसे बोलते वक्त आपका जो व्यवहार है वो ये कहता है कि उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा. बोलते हैं इसी चीज को इंग्लिश में हम कहते हैं ओवर माय डेड बॉडी. इनफैक्ट इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर नहीं. कोई भी काम आप जब मना करते हैं या कोई भी काम जो नहीं होगा या नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस. पोप वंस क्लॉग्स, यही मीनिंग इसका है सामने जो लिखा आपके सामने, टू डाई. ठीक है बच्चों. यही इसका अर्थ हुआ जिसे हम कहते हैं टू डाई. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पुशिंग अप डेजीज. इसका अर्थ हुआ डेड एंड बरिड. डेजी एक फ्लावर का नाम कहा जाता है. और फ्लावर कब होते हैं? अधिकतर माना जाता है जितनी भी हम लोग डेड बॉडीज हैं उनको अंतिम विदा देने के लिए
हम उनके ऊपर फ्लावर्स रखते हैं। तो डेजी एक बहुत अच्छा सुंदर फ्लावर होता है, इसका मतलब है डेड एंड बरीड। नेक्स्ट वी हैव सेट इन स्टोन, इसका अर्थ क्या हुआ? पत्थर में किसी को दफनाना। इसका अर्थ हुआ जब आप किसी भी चीज को बदलते नहीं हैं, समथिंग दैट इज फिक्स्ड, या फिर अगर हम कहें तो अनचेंजेबल। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट वी हैव 6 feet अंडर। देखो हम लोग सभी के सभी लोग इस इडियम को हिंदी में भी बोलते हैं कि 6 फीट जमीन के नीचे। इस 6 फीट जमीन के नीचे अगर हम कहने का काम करें तो ये बात आती है हमारे सामने डेड एंड बरीड। अगला पॉइंट लिखा है स्लीप विद द फिशेस। देखो बच्चों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। पुराने जमाने की बात है, जो डेड बॉडीज होती थी उन्हें दफनाया जाता था, जलाया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी ट्राइबल प्रैक्टिसेस होती थी, उनकी एक आदत होती थी कि जो डेड बॉडीज होती थी वो उन्हें समुद्र में फेंक देते थे। उनका बेसिकली पर्पस क्या होता था? उनका बेसिकली पर्पस होता था कि जिस लाश का कुछ किया नहीं जा सकता एटलीस्ट वो किसी का भोजन बन जाए तो क्या बुराई है। स्लीप विद द फिशेस, इसी का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं डेड ऑफन बाय मर्डर। नेक्स्ट वी हैव स्विम विद द फिशेस, बिल्कुल यही बात हुई। हैव बीन किल्ड स्पेशली विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसका मतलब ये हुआ जब किसी को हम किसी प्लान के तहत मार डालते हैं। नेक्स्ट वी हैव विसल पास द ग्रेवयार्ड। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुनसान रास्ता आप कभी कभी चले जा रहे हो उस रास्ते पर और आपको अकेलेपन से डर लगता है? कभी हुआ है ऐसा? अकेलेपन से आपको डर लगता है और डर को भगाने के लिए आप गाना गुनगुनाते हैं ऊंची आवाज में, है? आप कभी कभी गाना गुनगुनाते हैं ऊंची आवाज में, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है आप जोर से सीटी बजाना शुरू कर देते हो। किस लिए? ताकि आप अपने डर को छिपा सकें। यही इसका मीनिंग है, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट डेंजर्स। भले ही डर हो लेकिन फिर भी अच्छा सोचने की कोशिश करें। 6 feet अंडर, हम लोगों ने इसको तो कर ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव योर नंबर इज अप। देखो जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एनकाउंटर करते हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो बेसिकली अपने जिनकी भी हिट लिस्ट बनाकर रखते हैं उनको हमेशा लिस्ट बनाकर रखते हैं। तो जिसका नंबर अब सबसे ऊपर है बेसिकली उसी को मारा जाना संभव हुआ। सो यू आर गोइंग टू डाई, ठीक है, इसी का अर्थ हुआ। नेक्स्ट वन वी हैव एज डेड एज डोडो। डोडो बेसिकली एक बर्ड हुआ करती थी जो अब इस धरती पर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मर जाना कि आपकी सृष्टि से आपके होने के वजूद खत्म हो जाए। आप ये भी कह सकते हैं डेड एज अ डायनासोर। आप लोग जानते हैं डायनासोर अब इस सृष्टि में नहीं है, तो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाना, टोटली डेड और एक्सटिंक्ट। एज डेड एज अ डोर नेल, ये भी बिल्कुल वही है, ऑब्वियसली डेड, ये भी वही मीनिंग है, डेड एज डेड एज अ डोर नेल। एक अगली बात आती है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं बेली अप। बेली अप, अब इसका अर्थ बड़ा प्यार से समझ लेते हैं। बेली अप का अर्थ होता है जब किसी इंसान का पेट फूल जाए, यानी कि वो सांस छोड़ ना पाए, डेफिनेटली द पर्सन इज डेड। अगली बात आती है बियॉन्ड द वेल। अगर वेल को हम समझने का काम करें तो वेल का अर्थ होता है पर्दा। और इस जीवन में एक पर्दा है। किस चीज का पर्दा? कि जीवन की इस सारी लीला को तो हम देख रहे हैं, हमारे सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक पर्दे के पीछे की दुनिया है जो मृत्यु के बाद हमें देखने को मिलेगी। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं ये कोई नहीं जानता। तो इसी का मीनिंग यही तैयार हुआ, इन द अननोन स्टेट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। अगली बात अगर हम कहते हैं तो लिखा है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। इसका मतलब डाइंग इन लार्ज नंबर, काफी भारी संख्या में मृत्यु होना। नेक्स्ट वी हैव फूड फॉर वोम्स और वोम फूड। आप जानते हैं वोम्स जमीन में होते हैं, ठीक है। तो जमीन में जब भी किसी डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो दफनाए जाने वाली डेड बॉडीज बेसिकली वोम्स ही खाते हैं। समझ आए? तो कितना प्यारा ईडियम है ये, फूड फॉर वोम्स, ठीक है जी। तो जो डेड बॉडीज हैं उनको दफनाए जाने के लिए इसका ईडियम मीनियम तना करती है। गोन टू ग्लोरी, इसका अर्थ क्या हुआ? अब जो भी कोई इंसान मरता है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई इंसान मर जाता है तो जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसके अंदर कोई कमी नहीं होती, ठीक है। मरे हुए इंसान के अंदर कोई कमी नहीं होती, इसका मतलब मरे हुए इंसान के बारे में सब अच्छाई ही कहते हैं। तो इसका मीनिंग यहीं से तैयार हुआ, गोन टू डेथ डिस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट वी है पुशिंग अप द डेजीज, ये हम लोगों ने कर ही लिए थे दोनों के दोनों इडियम्स. कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज कॉल्ड स्नफ्ड आउट. इसका अर्थ हुआ किल्ड सडनली, अचानक से किसी को मार देना या अचानक से कोई मारा जाए, उसी को हम कहते हैं स्नफ्ड आउट. स्नफ हम कहने की कोशिश करते हैं नाक से जोर से सांस छोड़ना. Someone's number is up, ये वही बात होगी जब आप किसी इंसान की मृत्यु डिक्लेयर कर देते हैं कि अब किसका नंबर है. नेक्स्ट वन इज टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स. देखो बच्चों, ये हिंदी में भी हम कहते हैं, ये हिंदी में भी हम कहते हैं. इसका अर्थ क्या हुआ कि जब किसी इंसान के अंतिम कदम चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंसान का अंतिम समय आ रहा है, उस इंसान की मृत्यु नजदीक है. टू कम या मीट अ स्टिकी एंड, इसका मतलब क्या हुआ जब किसी गलत तरीके से कोई इंसान मारा जाता है या गलत डिसीजन की वजह से किसी इंसान की मृत्यु होती है. अगली बात को समझने का प्रयास करते हैं. The next one is we have to croak का अर्थ हुआ to die. Next word we have to have one foot in the grave. हिंदी में भी आप इसे कहते हैं एक पैर कब्र में होना. इसका मतलब क्या हुआ, बीमारी या बुजुर्ग होने की वजह से, बीमारी या बुजुर्ग होने की वजह से जब कोई इंसान मृत्यु के समीप होता है, उसी को हम कहते हैं to have one foot in the grave. नेक्स्ट वन वी हैव टू किक द बकेट. हमने अभी इसको थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, मीन्स टू डाई. नेक्स्ट वन इज टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस. अगर हम कहें तो अल्टीमेट सेक्रीफाइस जीवन में एक ही होता है, एक इंसान जब अपने प्राण त्यागता है, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट सेक्रीफाइस. इसके अलावा बाकी सब हमारे हल्के फुल्के सेक्रीफाइस ही होते हैं. आखिरी शब्द आपके सामने जिसे हम कहते हैं दोस्तों वाइप्ड आउट. वाइप्ड आउट का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो वाइप्ड आउट का अर्थ सामने आता है जिसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना. ठीक है बच्चों, और ये हमारी बातें हमारी कंप्लीट हुई. चलिए अब अपने पढ़ने पढ़ाने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं. So, my dear students, it is time we started the discussion. देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में टेंस के बेसिक लेवल पर काम करना शुरू किया था और उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करते हैं. और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या समझा था, मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन लेना चाहूँगा. जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की थी और हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी. आइए दोस्तों, इसी कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और एक अगले टेंस से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा. माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट. इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट. जब पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से ही हम इसको भी दो हिस्सों में बांटकर चलने का काम करेंगे. और ये दो हिस्से हमारे सामने आए जिसमें एक हम लोगों ने कहा एफर्मेटिव. एफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव भी कहते थे. ठीक है बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो लेकर आए थे वो बेसिकली एक छोटे से शब्द से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर आए थे डू. इसी की फर्स्ट फॉर्म डू, इसी की सेकंड फॉर्म डिड और इसी की थर्ड फॉर्म अगर हम कहें तो डन. ठीक है बच्चों, पहले मैं पुरानी बात आपके सामने रखना चाहूंगा. और बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चुना बी की ही फर्स्ट फॉर्म जिसे हमने याद किया इज एम आर. इसी की सेकंड फॉर्म होती है was were और इसी की थर्ड फॉर्म अगर हम बात करना चाहें तो been. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई हैव. फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो हैज या सॉरी हैव हम लोगों ने कहा. इसी की सेकंड फॉर्म हुई हैड और इसी की थर्ड फॉर्म हुई हैड. यही हम लोगों की पिछली क्लास की बातचीत थी. तो दोस्तों अब आगे कहानी को लेकर चलने की कोशिश करेंगे. ठीक है,
अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम काम करते हैं तो लिखा हमारे पास टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम इसे एफर्मेटिव या पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, एक बात सोचने की है, आपका पास्ट आपकी लाइफ में कैसा रहा? आपका पास्ट आपकी लाइफ में कैसा रहा? मजाक में अगर कहूं तो आपका पास्ट आपकी लाइफ में आपका पास्ट आपकी लाइफ में जो अब भी आप याद करते हैं तो वो आपकी लाइफ में सेकंड हैंड हुआ। अरे हाँ है ना, आपकी गाड़ी, अगर आज कोई इंसान जो आज पहले आपके पास गाड़ी थी, अब कोई इंसान वो गाड़ी चला रहा हो तो उसे देखते ही आपको कहोगे अरे यार ये गाड़ी पहले मेरे पास थी, ये गाड़ी अब इसके लिए सेकंड हैंड है। अरे हाँ है ना। तो पास्ट की जितने भी टेंस की हम फ्रेगमेंट बनाते हैं उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात अगर हम करें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की हम बात करें तो सेकंड फॉर्म के लिए हम लोगों को चलना पड़ा वापस इस डू की ही सेकंड फॉर्म, और यहीं से हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब लेकर आए। लिखा हमने इसे डिड। डिड जब अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है तो आने वाली वर्ब अपने आप में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म की तरह से। अब अगर मैं कहने की कोशिश करूं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अगर यही एक सेंटेंस जो कल हम लोग बात कर रहे थे, ही ब्लैंक राइट अ लेटर, तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को जरा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर हम कहने की कोशिश करें तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसे कैसे कहा जाए? पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसे हम कहते हैं ही रोट अ लेटर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर इसी का हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने लिखा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत में मैंने रखा डिड, उसके बाद मैंने कहा ही राइट अ लेटर। अगर बच्चों इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं क्वेश्चन वर्ड व्हाट से शुरू करना चाहूं, अगर मैं इसे व्हाट से शुरू करना चाहूं तो सवाल बनता है व्हाट डिड ही राइट। और आप लोगों को पता है इस राइट के बाद अ लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये शब्द बिल्कुल सटीक हो गए हमारे सामने। और इन लिखी हुई बातचीत को अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से ही दो हिस्सों में बढ़ता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर कहानी आगे लेकर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों ने देखी है, समझी है। और बच्चों इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट से अगर बात थोड़ी आगे लेकर चलना चाहें सॉरी, तो एक टेंस आता है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कल की क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब रही इज एम आर। आज हम पास्ट इंडेफिनिट की जब बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चुना। इसी तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब चुनने का काम करेंगे, वॉज या फिर वर। तो इसका मतलब हमें समझ आया, इसकी ही हेल्पिंग वर्ब अगर हम चुनने का काम करें तो वॉज या वर तैयार हुआ। वॉज का जिक्र हम करते हैं सिंगुलर के लिए, वर का जिक्र करते हैं प्लूरल के लिए, और आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने हो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हो। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से मैं लिखने का काम करूं
तो ये हुआ ही वॉज राइटिंग अ लेटर। आप इसी लिखे हुए सेंटेंस का नेगेटिव, क्लोज एंडेड सब कुछ बना सकते हैं। आइए बच्चों एक अगले टेंस से मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से अपनी हेल्पिंग वर्ब उठानी पड़ी और परफेक्ट के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को चुना। परफेक्ट होने के नाते हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ जोड़ते हैं। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर पास्ट परफेक्ट के मुताबिक लिखा जाए तो ये हुआ आपके पास ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, एक बार इसे देखें, फिर एक बहुत खूबसूरत बात करना चाहेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये हमारे हुए बेसिक टेंस जो संख्या में सिर्फ 6 हैं। अब अगर हम इन 6 के 6 टेंस को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हमारे पास इन्हीं लिखी हुई वर्ब्स का एक छोटा सा कंक्लूजन सामने आया। कैसे, थोड़ा ध्यान से समझें। देखो बच्चों, हम लोगों ने टेंस जब बनाने का प्रयास किया तो एक हेल्पिंग वर्ब हमने तैयार की डू से, एक हेल्पिंग वर्ब तैयार की बी से और एक हेल्पिंग वर्ब तैयार की हैव से। अब अगर मैं इसकी बात करना चाहूं डू की, तो भैया इसी से हमने तैयार किया प्रेजेंट इंडेफिनेट और इसी से हमने तैयार किया पास्ट इंडेफिनेट, आप जानते हैं। बी से हमने तैयार किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बी से ही हमने तैयार किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव से हम लोगों ने तैयार किया दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट, हैव से ही हमने तैयार किया पास्ट परफेक्ट। आप अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, समझें, तो बहुत खूबसूरती से एक बात समझ में आई कि अब तक के ये जो भी हम लोग टेंस बना रहे हैं इनके पीछे रोल इन्हीं 3 वर्ब्स का है। इसीलिए ग्रामेरियंस इन्हें प्राइमरी वर्ब्स के नाम से जानती है। इसीलिए ग्रामेरियन इसी को प्राइमरी वर्ब्स के नाम से जानती है। तो ये प्राइमरी वर्ब्स वो वर्ब्स हुई जिन वर्ब्स के साथ हम लोगों को टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाना सिखाया जाता है। चलिए बात थोड़ी आगे लेकर चल लेता हूं और एक अगले टेंस का नाम हम लोग समझेंगे जिसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई अलग से टेंस नहीं होता। अब ये कैसे बनते हैं ये हम थोड़े समय के बाद समझने का प्रयास करेंगे। पहले बेसिक टेंसेस पर आप अपनी अच्छी पकड़ बना लें। तो जो बच्चे लगातार कमेंट बाजी पर लगे पड़े हैं वो अपने आप को थोड़ा सा रोकें। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये चीजें ध्यान से नहीं समझी आप अपने नुकसान पर हैं। ये क्लास सुनने समझने के लिए है, बड़े ध्यान से सुने और समझें। जी, अब अगर लिखे इस फ्यूचर इंडेफिनेट की हम बात करें तो नियम कहता है कि इसके लिए जो हमारे सामने आती है हेल्पिंग वर्ब, एक हुई विल और एक हुई शेल, इसके साथ हम जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम इस विल और शेल की बात करें तो बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि हम अब हर एक सेंटेंस में सिर्फ विल का यूज करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस के अंदर शेल का यूज नहीं करते। ठीक है, अब ये विल और शेल में क्या लफड़ा है, आ जाओ बच्चों इसको बड़े ध्यान से हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में इस विल और शेल को लेकर काफी सारे सवाल आपके वॉइसेस नरेशंस में भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे।
सबसे पहला नियम हमारे सामने आता है और नियम कहता है कि हम आई और वी के साथ यूज करते हैं शेल। चलो इसे थोड़ा सा उलट कर लिखूंगा, जल्दी बातें याद रहेंगी। हम लोग शेल का जिक्र करते हैं दो सब्जेक्ट्स के साथ, या तो आई या फिर वी के साथ। अगर हम शेल का यूज करते हैं आई या वी के साथ, तो भैया जो ये बच गया हमारा विल, ये बचता है हमारा बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ। अब ये अदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी थोड़ी सी लिस्ट में बना देता हूं। इसमें हुआ यू, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी भी तरह का कोई भी नाम। इन सभी की अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से सुने और समझें। हम शेल का यूज करते हैं आई या फिर वी के साथ, विल का यूज करते हैं आई और वी को छोड़कर। हमारे जितने भी सब्जेक्ट बच गए उन सभी को हमने कहा अदर सब्जेक्ट्स। अब अदर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ सकता है यू, ही, शी, इट, दे, या कोई भी किसी का भी नाम। ठीक है बच्चों। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो इस नियम के पीछे काम करता है एक बिहेवियर जिसे हम कहते हैं बच्चों नॉट फिक्स्ड। देखो बच्चों ध्यान से पढ़कर देखो, नॉट फिक्स्ड। अब नॉट फिक्स का मतलब ये समझ में आता है, ये नॉट फिक्स कहने का मतलब समझ आता है कि ऐसा होगा या नहीं, ये हम कह नहीं सकते। अब इसको भी अगर हम समझें तो दो हिस्सों में ये बात बट जाती है, और पहला हिस्सा इसका सामने आता है जिसे बच्चों हम कहते हैं इंटेंशन। इंटेंशन की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे हम कहते हैं इच्छा। अब इच्छा की अगर बात कही जाए तो, अगर इच्छा की बात कही जाए, मैं अगर आपसे पूछूं चाय पियोगे, हाँ तो आनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ चाय क्या करोगे, कॉफी पियोगे, तो आपकी फिर से हाँ सुनाई दे रही है। कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी चलेंगे, आप हो गया आन दो। अरे हाँ है ना। इस बात के पीछे कहानी को समझें। मैंने आपसे पूछा चाय पियोगे, आपने कहा हाँ। मैंने कहा कॉफी पियोगे, आपकी हाँ और तेज होती सुनाई दे रही है। अगर मैं आपको कहूं कि भैया कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी खाओगे, तो कहता हाँ दो। इसका मतलब आपकी इच्छाएं बदलती हैं। अरे हाँ है ना। इसी इंटेंशन को अगर हम कहने का काम करें तो इसी इंटेंशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब हुआ विचार, और विचार कभी स्थित नहीं रहते, विचार बदलते हैं। जैसे अगर आप एक छोटा सा सेंटेंस लिखने का काम करें और आपने कहा आई शेल बाई अ कार, तो इस आई के साथ लिखा शेल, इस आई के साथ लिखा शेल बिहेवियर बताता है नॉट फिक्स्ड। जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी खरीदें, जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी खरीदें, ये आपका विचार है। खरीदें ना खरीदें बात की बात है। इसी की दूसरी हिस्से की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर एक्शन। इसी के दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं दोस्तों फ्यूचर एक्शन। जब फ्यूचर एक्शन की हम बात करते हैं तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, मैं अगर कहूं माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, क्या कल हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। क्या दोस्त आया? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये बात दिमाग में है, विचारों में है। इसी बात को हम कहते हैं फ्यूचर एक्शन। ये हुई हमारी पहली बात। अगर इसी बात के ठीक उलटकर सोचा जाए तो इसी से नियम बदलता है, और नियम अब हम बदलने के प्रयास में विल यूज करना सीखेंगे बच्चों। किसके साथ? आई या फिर वी के साथ। तो इसी के ठीक ऑपोजिट शेल हम यूज करने का काम करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है बच्चों। अदर सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन ये हमारे सामने है ही। अब इसी विचार की अगर हम बात करें, देखो बच्चों यहाँ पर ये हमने कहा था नॉट फिक्स्ड, तो यहाँ पर हम लोग जो बातचीत करने का प्रयास करेंगे वो कौन सा हुआ? फिक्स्ड। ठीक है। यानी कि ऐसा करने के लिए आप अपना पक्का मन कर चुके हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहली सब कैटेगरी आती है प्रॉमिस। आपने कभी किसी से वायदा किया है? अरे जरूर किया होगा भाई। पेरेंट्स से तो वायदा किया है। अरे हाँ है ना। तो वायदा अगर आप किसी से करते हैं तो वायदा, जैसे अगर आपने किसी इंसान से वायदा किया और आपने कहा आई विल हेल्प यू, तो बेटा इस लिखे हुए आई के साथ विल को अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पर आई के साथ विल अगर यूज हुआ तो इसका मतलब आपने सामने वाले इंसान से वायदा किया है।
ठीक है जी। इसी के दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो प्रोमिस के दूसरे हिस्से पर काम आता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। तो दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब समझ आता है दृढ़ निश्चय, जब आपने अपना मन पक्का कर लिया है। आप इस तैयारी के बाद क्या कहना चाहेंगे? आई शैल क्वालिफाई द एग्जाम या आई विल क्वालिफाई द एग्जाम? डेफिनेटली आप कहेंगे आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो इसका मतलब चलो मैं छोटी सी बात लिख लेता हूं और आपकी तरफ से जवाब आए वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब इस लिखी बात में वी के साथ विल का यूज होना, ये बताने की कोशिश हुई फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, एक तीसरे दायरे से मैं आपको मिलाना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं थ्रेट। थ्रेट हम किसे कहते हैं? धमकी देना। क्या आपने कभी किसी को धमकी दी है? जब आप किसी को धमकी देते हैं तो आप अपना बिहेवियर फिक्स रखते हैं, मां कसम चुन चुन के मारूंगा, अरे हाँ या ना। तब जब आप धमकी देते हैं तो धमकी के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड होता है। अब एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे अगर कहा जाए द आर्मी विल shall punish the terrorists। एक बार इस सेंटेंस को पढ़कर देखिए जरा। तो क्या आर्मी टेररिस्ट्स को लेकर फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड? डेफिनेटली फिक्स्ड। अब इसे अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं, द आर्मी बेसिकली कौन सी कैटेगरी में है बच्चों? तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? क्या बताने का मामला हुआ? कौन सी बात हुई? इसलिए यहां पर हम लोगों ने अपने आंसर को चुना शेल। क्लियर होगी बातचीत? ठीक है। अब इसी का एक और रोल हुआ जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं दोस्तों ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। इसी को हम कहते हैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अब इस ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को ऑफिस के साथ अगर मैं जोड़ूं तो ऑफिस का मतलब क्या हुआ? भाई ऑफिस एक वो जगह है जहां पर आपके कुछ अधिकार होते हैं और आप अपने उन अधिकारों के दायरे में काम करते हैं, और उन्हीं अधिकारों के दायरे में आप अपने जूनियर को, आप अपने काम करने वाले लोगों को निर्देश देते हैं। जैसे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के ही आधार पर आप लोगों को एडमिट कार्ड्स इशू होते हैं और उस पर लिखा हुआ मिलता है नो कैंडिडेट विल shall bring his her mobile phone in the एग्जामिनेशन हॉल। ऑब्जर्व करें जरा इस सेंटेंस को। नो कैंडिडेट विल शेल ब्रिंग द फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पे टेंशन। तो यहां इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये एक बेसिकली निर्देश है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं यहां देखूं लिखा हुआ नो कैंडिडेट, बेसिकली ये अदर सब्जेक्ट हुआ। अदर सब्जेक्ट के साथ शेल हम यूज करते हैं, बिहेवियर बताते हैं फिक्स्ड की ऐसा ही होगा। किसी भी कैंडिडेट को ये बात की इजाजत नहीं है कि वो अपना मोबाइल फोन लेकर आए। तो अदर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या चुना बच्चों? शेल। एक बार इस बात को ध्यान से देखें, फिर कहानी को मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर चलेंगे आगे।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारी की सारी बातचीत को देखा है। एक बार मेरे साथ मिलकर फिर से इस चीज को समझने का प्रयास करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए दो हेल्पिंग वर्ब का जिक्र होता है, ठीक है, और एक हुआ हमारे सामने विल और एक हुआ शेल। इस विल और शेल का बिहेवियर अधिकतर लोग सरफेस में लेकर चलते हैं और उसी की वजह से वो हमेशा टेंस की एक गलत फाउंडेशन पर काम करते हैं। चीजों को ध्यान से समझें। और सबसे पहली बात हमारे सामने आती है शेल या विल का हम जिक्र। शेल लेकर चलते हैं आई या फिर वी के साथ, विल लेकर चलते हैं अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट का मतलब आई और वी को छोड़कर जो भी कुछ बच गया वो सभी अदर सब्जेक्ट हुए। और बिहेवियर हमने कहा नॉट फिक्स्ड। इसको दो हिस्सों में बांटा, एक हुआ इंटेंशन या ओपिनियन, हमारी इच्छाएं बदलती हैं। दूसरी बात हुई फ्यूचर एक्शन। आगे अगर हम लेकर चलते हैं तो विल हम यूज करते हैं आई या वी को, यानी कि इसी नियम को उलट कर रख दिया। विल यूज करते हैं आई या वी के लिए, शेल यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए। इसी के लिए हम लोगों ने नियम को नॉट फिक्स नहीं अब फिक्स रखा। चार हिस्से इसके आ गए। सबसे पहले बोलो ना, शाबाश। दूसरी बात, वेरी गुड। तीसरी बात, और उसके बाद, ठीक है बच्चों। अब यहीं से हमारी थोड़ी कहानी आगे लेकर चलना चाहेंगे हम लोग। और फ्यूचर की ये जो बातें हैं सभी के सभी फ्यूचर के टेंसेस में एक ही तरह से काम करती हैं, यानी कि फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड होने का एक ही काम, एक ही लॉजिक, एक ही प्रिंसिपल काम करता है। एक अगले टेंस से हम लोग मिलने का काम करते हैं भाई, और ये हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर बताने के लिए अगर हम बात करें तो अभी अभी हम समझ कर आए विल या फिर शेल, ठीक है बच्चों, विल या फिर शेल। हम इसे कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए थोड़ी देर पहले ही प्राइमरी वर्ब लेकर आए थे। कुछ याद आया बच्चों? बी, अरे हाँ ना। और आगे कॉन्टिन्यूअस होने की ही वजह से हम इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं V1 के साथ ING। अब इसे ध्यान से समझें। ये जो लिखी है बातचीत, ये तो बेसिकली हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को ही मदद करने के लिए जो शब्द आया है ग्रामेटिकली, इसे हम कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं? पार्टिकल। और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि पार्टिकल हम हमेशा वर्ब के साथ रखते हैं। किसके साथ रखते हैं? वर्ब के साथ रखते हैं। चलिए थोड़ी सी मोहब्बत लुटाते हैं उसी पुरानी सेंटेंस पर। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। दोस्तों, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाए तो कैसे कहा जा सकता है? अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाए तो हम इसे नेगेटिव कैसे बनाएं? नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम कोशिश करें तो सेंटेंस तैयार हुआ ही विल नॉट। सर, नॉट तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ रखते हैं। आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की बी राइटिंग, दोनों एक साथ रहे। थोड़ी देर पहले यही हम लोगों ने कहा, और ये हुआ हमारे पास अ लेटर। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखी जाए। कई बार कॉमन एरर के नाम पर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं। अगली बात अगर हम लेकर चलने की कोशिश करें तो एक अगला लॉजिक सामने आया, एक अगली हेल्पिंग वर्ब से मिलते हैं, और इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो इसके लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब रखी विल और शेल। अभी मैंने इन दोनों के नाम को कहा बच्चों हेल्पिंग वर्ब। तो इसे परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी पार्टिकल की, और इसी के लिए हम लोगों ने जोड़ दिया एक छोटा सा पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड हैव। और आगे परफेक्ट के लिए हमें जरूरत पड़ती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, चलिए पुराने एग्जाम्पल पर ही चल रहे हैं हम। ही विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसे फटाफट से देख लीजिएगा, फिर कहानी आगे लेके चलते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने दोस्तों ये कहानी यहां पर देख ली होगी। चलिए अब थोड़ी सी बात को मैं लेकर चलना चाहूंगा आगे। तो देखो बेटा, यहां तक तो हमारे जो टेंसेस हैं ये हमारे बेसिक टेंसेस हुए जिन्हें हमने संख्या में नो कहा। अब मैं लेकर चलना चाहूंगा उस टेंस की तरफ जिस टेंस के अंदर एक नहीं दो टेंस एक साथ जुड़ते हैं और ये आता है हमारे सामने मेरे सामने लिखा हुआ एक टेंस का नाम कृपया ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो यहां पर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो टेंस जुड़े हुए हैं। दोनों टेंस कौन से हुए? एक तरफ हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और एक तरफ हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं अगर कहूं हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, मैं सवाल लिखता हूं आपकी खुशी के लिए। मैंने एक सवाल लिखा, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, कृपया ध्यान से समझें। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ने का काम करूं तो जितना मैंने अंडरलाइन किया, जरा इस सेंटेंस को पढ़कर देखें। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर ये जो भी बताने का काम हुआ ये अपने आप में परफेक्ट हुआ। अब इसी बात को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगा एक टाइमलाइन। ऑब्जर्व कीजिएगा, जो अब मैं कर रहा हूं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अब तक तो हो रहा था वो एक अलग बात थी, अब शुरू कर रहे हैं हम बहुत खूबसूरत बात। ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से देखने का काम करें, मैंने आपके सामने बनाई एक टाइमलाइन। ठीक है जी। पहली बात तो ये हम लोगों को समझनी होगी कि सर एक शब्द तो हुआ टाइम और एक शब्द हुआ टेंस, इन दोनों में एक्चुअल में क्या फर्क है? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक शब्द हुआ टाइम और एक शब्द हुआ टेंस, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? जब हम टाइम की बात करते हैं, छोड़ो इसको, दूसरी तरह से समझते हैं। हम लोग अगर इस अर्थ को समझें, अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड को समझें तो इसमें सिर्फ 3 डायमेंशंस हैं। एक हुई लेंथ, एक हुई ब्रेड्थ और एक हुई हाइट। ठीक है, 3 ही डायमेंशंस हैं इसमें, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। क्लियर है? लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि एक 4th डायमेंशन और भी है जो इस पर काम कर रही है, और उसी डायमेंशन को हम कहते हैं टाइम। यानी कि इस डायमेंशन को अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसकी डेफिनेशन है स्टेट ऑफ चेंज। इस डायमेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ चेंज। ठीक है जी। अगर हम कहने की कोशिश करें, इसका अर्थ हुआ परिवर्तन की अवस्था। दूसरी तरीके से याद करते हैं, आप लोगों ने मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे इतनी फुर्सत में हैं कि ये लगातार कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके कमेंट की कोई सेंस नहीं बनती। जब आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो आप लोगों का सबसे पहला फर्ज बनता है कि उस इंसान को ध्यान से सुने। ठीक है, सबसे पहला फर्ज उस इंसान को ध्यान से सुने। वो शायद आप ही लोगों के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको ये लगता है कि आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले को भी आप गलत प्रूव कर रहे हैं। खैर, तो जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं वो प्लीज इन चीजों से बचें। उसके अलावा तो सारे के सारे लोग देवता हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ चेंज। मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूँ। बहुत साल पहले टीवी पर एक सीरियल आता था महाभारत। ठीक है, और जब महाभारत शुरू होता था तो शुरू होते ही उसके सामने एक गोल सा चक्कर घूमता आता था और उसका पहला डायलॉग होता था, मैं समय हूं, मैंने बहुत सारे युग देखे हैं। कुछ याद आया बच्चों? समय, टाइम स्टेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की अवस्था बताता है। हर पल कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ये टाइम है। ठीक है। मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, अगर इस क्लासरूम के अंदर
मान लीजिए आप सभी के सभी मेरे सामने बैठे हैं, अगर इस क्लासरूम के अंदर जहां आप बैठे हैं मैं आपको देखता रहूं, कुछ ना बोलूं, आप मुझे देखते रहें, कुछ ना बोलें, आपके हाथ से वॉच, फोन, सब चीजें हटा दी जाएं, तो क्या आपको टाइम के बारे में पता चलेगा? आप कहोगे नहीं। मैं अगर पूछूं क्यों, आप कहोगे सर कोई परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा। आप जिस रूम में बैठे हुए अगर वहां ट्यूबलाइट, एसी, पंखे चलते रहे और आप आराम से बैठे रहें तो आपको टाइम का पता चलेगा? आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही नहीं हो रहा है कुछ, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो आपको टाइम का पता चलेगा। आप चुपचाप अगर बैठे रहें तो बैठे बैठे आपको भूख तो लगेगी, आपको प्यास तो लगेगी, आपको कुछ और भी तो लगेगी, अरे हाँ ना। तो इसका मतलब परिवर्तन तो हो रहे हैं। अब वो परिवर्तन किस पॉइंट पर होते हैं उसी चीज को बताने वाले शब्द को हम कहते हैं टेंस। तो इसका मतलब ये समझ आता है, टेंस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अ चेंज टेक्स प्लेस। ये एक वो पॉइंट है जहां पर कोई भी परिवर्तन होता है। अगर हम टाइम पर पॉइंट करना चाहें या फिर अगर इसी को और खूबसूरती से बताया जाए तो इसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ अ वर्ब which represents an action। ठीक है जी, कोई भी फॉर्म ऑफ अ वर्ब जो रिप्रेजेंट करती है कोई भी एक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, यानी कि वर्ब की कोई भी एक ऐसी फॉर्म जिससे परिवर्तन किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हुआ ये बताना आप संभव कर सकें। जैसे अगर मैं कहना चाहूं आप सुबह 7 बजे क्या कर रहे थे, तो जब मैंने आपसे पूछा आप सुबह 7 बजे क्या कर रहे थे, तो मैंने समय के एक पॉइंट को आप लोगों से जानने का काम किया और उसी समय आप अपना एक्शन बताओगे कि सुबह 7 बजे मैं सो रहा था। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे सुबह 7 बजे मैं पढ़ रहा था। तो उस पॉइंट पर आप एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। टाइम और टेंस की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर हुई। मैं अब इस अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के मुताबिक एक सेंटेंस मैंने लिखा, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। मैं अगर अपनी घड़ी में समय को थोड़ा जांचने की कोशिश करूं तो जनाब इस पर्टिकुलर समय पर मेरी घड़ी में जो समय हुआ है वो 9:35 का समय हुआ। क्लियर है? अगर मैं इसे ध्यान से देखने का काम करता हूं तो ये जो भी हमारे सामने है ये बताना चाहेगा हमें प्रेजेंट के बारे में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अगर 1 घंटे पहले की मैं बात करना चाहूंगा तो 1 घंटे पहले मेरी घड़ी में समय था 8:05 और इससे अगर रिवर्स में मैं आने का काम करूंगा तो ये हुआ पास्ट। इज माई पॉइंट क्लियर? तो बच्चों अगर ध्यान से हम समझने का प्रयास करें तो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये समय का हिस्सा हुआ जिसे हम कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। अब परफेक्ट होने का मतलब क्या है इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब परफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैं अगर कहूं आप कभी भी कोई भी डिश बनाते हो, आप अगर कोई भी डिश बनाते हो तो आप कहते हो कि ये डिश परफेक्ट है। परफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट होने का पहला मतलब समझ आता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ। अरे हाँ ना, अगर मैं आपके सामने कहूं कि मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, यानी कि चाय पीने का जो एक्शन है वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्लियर है? अगर मैं कहूं मैं 1 कप चाय पी चुका हूं तो चाय थोड़ी देर पहले कहां थी? कप में। अब चाय कहां है? पेट में। इसका मतलब मैं चाय पीने के एक्शन को बदल नहीं सकता। नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर मैं कहूं मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, चाय थोड़ी देर पहले कहां थी? कप में। अब चाय कहां है? पेट में। अगर मेरे सामने 1 कप चाय और लाई जाए तो क्या मैं चाय पीऊं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेरे मुंह से पहला जवाब ये, अभी अभी तो चाय पी है। अरे हाँ है ना, यानी कि अभी अभी चाय पी है तो चाय पीने का टेस्ट अभी भी मेरे अंदर है। इसीलिए हम इसके लिए एक तीसरी ट्रिक बनाते हैं, इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। ठीक है बच्चों, परफेक्ट के 3 मीनिंग तैयार हुए। एक बार मेरे साथ इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्लीज ध्यान से दें। हमारे सामने बात आती है
सर परफेक्ट बताने का मतलब हुआ एक एक्शन जो कंप्लीट हुआ, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसका असर देखा या महसूस किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सवाल बदलना चाहूंगा मैं। अगर आपसे पूछूं फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हुई? आपने कहा विल और शैल, बोलो हाँ। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? अरे वाह, तीन, डू, बी, हैव। आप आंसर कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि ये वो चीजें हैं हम लोग जिनको इस 1 घंटे के दौरान पढ़कर आए हैं। अरे हाँ, है ना? यानी कि ये जो 1 घंटे का दौरान है ये तो अपने आप में कंप्लीट है, मैं चाहकर भी इसके अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस 1 घंटे से रिलेटेड कोई भी बात मैं आपसे अभी पूछूंगा, आप उसका जवाब दे पाएंगे। इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। अगर मैं इसे ध्यान से देखने का काम करता हूं तो इसका अगर यहां पर मैं देखूं तो सर टेंस पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ है, टेंस पढ़ने का काम अभी भी चल रहा है। अरे बोलो हाँ, टेंस चलने का काम अभी भी या पढ़ने का काम अभी भी चल रहा है। इसका मतलब हमें क्या समझ आया? इसका मतलब हमें समझ आया कि अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहां पर एक नहीं, बेसिकली दो एस्पेक्ट्स जुड़ गए। और वो दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हुए? अ पार्ट ऑफ एन एक्शन। मैंने क्या कहा बच्चों, पढ़ो जरा। अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट and rest of it is going on। जरा पढ़कर देखिए ध्यान से। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेशन तैयार हुई। अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट। किसी भी एक्शन का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट है और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। अरे हाँ या ना? और इन्हीं दोनों को आपस में जब हम मिलाते हैं तो हमारा टेंस बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज माय पॉइंट क्लियर? और इन दोनों के दोनों टेंसेस को आपस में जोड़ने वाला बड़ा खूबसूरत सा शब्द है। देखो ना जरा क्या लिखा है भाई, इसे आपने कहा से। और इसी के आधार पर हम इन टेंसेस को जोड़ते हैं और कायदे से हम इनके लिए यूज करने का प्रयास करेंगे सिंस या फिर, बोल नहीं रहे हो भाई, सिंस या फिर फोर। और इसी के साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं किस चीज को बच्चों? टाइम को। किस चीज को बच्चों? टाइम को। और टाइम को बताने के 3 तरीके हो सकते हैं हमारे सामने। एक हुआ वर्ड, एक हुआ हमारे पास फ्रेज, और एक हुआ हमारे पास सेंटेंस। पहले इस बात को ध्यान से देखें, फिर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा आगे।
चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आप लोगों ने देखी है, समझी है। एक बार इस बात को फिर ध्यान से समझने का काम करें। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको दो शब्दों का फर्क बताया। कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था टाइम और टेंस में क्या फर्क होता है। तो जिस चीज की जहां जरूरत है वही समझाई जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है। बड़े ध्यान से इसे समझने का काम करें। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम एक डायमेंशन है और जो परिवर्तन की अवस्था चलती ही रहती है, ये कभी रोके रुकती नहीं। या फिर अगर हम कहें तो वक्त कभी किसी के रोके रुकता नहीं, समय कभी किसी के रोके रुकता नहीं, समय चलता ही रहता है। टाइम गोज ऑन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा आगे लेकर चलना चाहूंगा। अब समय परिवर्तन की अवस्था है, स्टेट ऑफ चेंज। लेकिन परिवर्तन को अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रोक दिया जाए तो उसी चीज को हम लोग टेंस कहने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं पास्ट अपने आप में एक टाइम है, इनफाइनाइट पास्ट है, प्रेजेंट आपके सामने और फ्यूचर भी आपके सामने इनफाइनाइट है ना। लेकिन अगर पास्ट में मैं किसी एक तारीख की बात करूं, भाई सोचकर मुझे बताओ 13 नवंबर को आप क्या कर रहे थे, तो मैंने उस टाइम के उस पॉइंट को आपसे टेंस की तरह पूछा, आप एक्शन बताने का काम करोगे। समझ आया बेटा? फिर आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, ये क्लास लाइव ही होती है, बेवजह के सवाल ना पूछे मिस्टर यदुवंशी, ये क्लास लाइव ही होती है। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने कमेंट से बेवजह अपना ध्यान और मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करें। ये क्लासेस सभी की सभी लाइव होती हैं। अंकित साहब, इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस का समय बहुत दूर है। प्रैक्टिस का अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग करेंगे, ये अभी आप लोगों को समझने की बात है। चलिए पहले आप अपने सवाल पूछिए। आज बहुत देर होगी पढ़ते हुए, आप अपने सवाल पूछें प्लीज। कोर्स फीस 1299 दिखा रहा है, अच्छी बात है। थैंक यू अजय साहब, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। रविंद्र साहब कहते हैं हमारी भी सुन लो। सुनाओ मेरे दोस्त, सुनाओ। कोर्स फीस 1299 दिखा रहा है, अच्छी बात है। पीडीएफ नहीं मिल रही है, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगी, कोर्स बाई करेंगे। उसके बाद जब कोर्स आपका बैच एडमिशंस क्लोज होंगे, उसके बाद पीडीएफ सीरीज में आप लोगों के लिए डलती चली जाएगी। सर करियर विल ऐप लैपटॉप पर भी चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। थैंक यू अखिलेश। तोहीद साहब पूछते हैं स्टूडियो कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में पोल्यूशन कम करो, मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। जी अजय साहब, गला खराब है पर मैं पढ़ाने का शौक रखता हूं, इसलिए पढ़ाना मेरा शौक है। जिन्होंने बुक्स की ऑर्डर कर ली है, जिन्होंने बुक्स ऑर्डर कर ली उनकी बुक्स इस वीकेंड तक पहुंच जाएंगी। भाई वही सवाल बार बार आप पूछने का काम कर रहे हैं, पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ कब मिलेगी। जिन बच्चों का कोर्स एक्टिवेट है उन लोगों को सबको पीडीएफ मिल जाएगी। सब्र करो मेरे भाई। आपके कमेंट्स इतने सारे मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। किसी का कोई और सेंसिबल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बुक लेना बहुत जरूरी है। बुक के बगैर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बुक मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी, बुक मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। बुक की प्राइस थोड़ी कम कर दीजिए। थोड़े दिन इंतजार कर लो बेटा, थोड़े दिन इंतजार कर लो, पेपर आ जाए। पेपर जब चला जाएगा तो कोई बच्चा आपको उधार दे देगा बुक।
सर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर आपको देखा है। सर क्या कहना चाहते हैं विनीत? मेरे वाली बुक बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें मेंशन है। आलोक साहब का कितना अच्छा सवाल है। कहते हैं बुक पंचिंग में अमेजन पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है, अगर डैमेज्ड होगा तो रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे। आप बेटा बुक खरीदो ही मत, पेपर दो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ये समझदारी आप लोगों के लिए क्या काम करती है। पढ़ाई के लिए सतर्क होना, खर्च करना नुकसान नहीं होता। अच्छा पहले ये मुझे बताओ, सारी बातें रोको, जहां ये जो अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्या ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोगों को जो कुछ अभी तक मैंने बताया है, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ पा रहे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो कल इसी बात को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, एक ओंकार, लव यू ऑल, टेक केयर।